स्टूडेंट्स, पिछले टर्म में आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जाना और उसमें किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो उस किस प्रकार क्रस्ट के नीचे भूगर्भ की स्थिति कैसी है इसके विषय में आपने जाना समझा। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अर्थ मूवमेंट, भूसंचलन। भूसंचलन का तात्पर्य क्या है? अर्थ मूवमेंट जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अर्थ का मूवमेंट, भू का संचलन। यदि भूतल का विहंगावलोकन किया जाए, यदि भूतल को देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये भूतल बिल्कुल स्थिर है और अपरिवर्तनशील है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? ऐसा वास्तव में नहीं है। अगर हम सूक्ष्म दृष्टिपात करें, सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि ये भूतल जो है, भूतल की समस्त उच्चावच जो है वो क्या है, परिवर्तनशील है। उनकी परिवर्तनशीलता यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो परिवर्तनशीलता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 दीर्घकालिक परिवर्तन और नंबर 2 अल्पकालिक परिवर्तन। दीर्घकालिक परिवर्तन का तात्पर्य ऐसा परिवर्तन जिसका प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलता रहे। वो स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन धीरे धीरे वो इतने उसकी स्पीड इतनी स्लो होगी कि आपको लगेगा कि परिवर्तन तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। परिवर्तन होता रहता है। अगर आप देखें कि किसी पर्वत का निर्माण हो रहा है तो क्या पर्वत का निर्माण क्षणिक घटना है? नहीं। उद्गम से जब नदियां अपने साथ बोझ को लेकर चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसका निक्षेपण हो रहा है। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है आइसोस्टैसी, भूसंतुलन में भी यही था कि किस प्रकार से उच्चावचों का बैलेंस, संतुलन किस प्रकार से बना हुआ है। तो ये जो दीर्घकालिक परिवर्तन है जिसका आभास नहीं हो पाता, त्वरित आभास नहीं हो पाता। क्या मतलब कि पर्वत निर्माण का त्वरित आभास, उसके लिए पूरा हमारा एक जीवन काल कम है। पर्वत निर्माण के लिए एक जीवन काल का मतलब कि अधिक से अधिक, अगर हम मान लें कि हमारी आयु 100 वर्ष की है तो क्या 100 वर्ष में पर्वत का निर्माण, संपूर्ण पर्वत निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें आभास तो होता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी धीरे धीरे निर्माण की प्रक्रिया चलती जाती है। इसीलिए इसको दीर्घकालिक परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। सेकंड आपका आता है अल्पकालिक परिवर्तन जिसका आभास हमें मिनटों में हो जाता है। 1 मिनट क्या, 1 माइक्रोसेकंड के अंदर आप देखोगे कि सब कुछ बदल गया। कि उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? भूकंप और ज्वालामुखी। जैसे भूकंप और ज्वालामुखी आया, भाई भूकंप आया, थोड़ी समय में 1 सेकंड 1 मिनट में तुरंत जो है झील, सागर की रचना हो जाती है, तहस नहस चीजें हो जाती हैं। कुछ निर्माणक उसमें तत्व भी आ जाते हैं। भाई निर्माण भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विध्वंस ही होता है, निर्माण भी होता है। और आप ज्वालामुखी के भी जो है वो भी अल्पकालिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता तो है, ज्वालामुखी का प्रोसेस अंदर तो बहुत सालों से चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अल्पकालिक है, लेकिन जो विस्फोट के बाद जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है वो क्रिया त्वरित क्रिया होती है। इसलिए इसको आकस्मिक परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन 2 स्रोतों से होता है। जो परिवर्तन, भूतल पर जो परिवर्तन आए, परिवर्तन कैसे आया? भाई दीर्घकालिक परिवर्तन, अल्पकालिक परिवर्तन आया तो कुछ ना कुछ भूगर्भ में प्रोसेस लगातार चल रहा है, उससे ये परिवर्तन आया। वैसे परिवर्तन का तात्पर्य कि
भूगर्भ के अंदर प्रोसेस चल रहा है, उसी का परिणाम हमें ऊपर दिखता है। जैसे पर्वत, पठार, मैदान या भ्रंश की रचना कैसे होती है, ये अंतर्जात बलों के माध्यम से होती है। अंतर्जात बल क्या है? इनके द्वारा भूतल पर विषमताओं का सूत्रपात, मतलब विषमताओं का क्या सूत्रपात हुआ कि जैसे उच्चावच बने, पर्वत, पठार, मैदान की रचना हुई, तो ये कहाँ से रचना हो गई? अंतर्जात बलों के माध्यम से ही रचना होती है। अंतर्जात बल भाई नीचे भूगर्भ के अंदर प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस के बाद धीरे धीरे बलित पर्वतों का निर्माण हो जा रहा है। तो ये क्षणिक घटना नहीं है, ये दीर्घकालिक घटना है। इसलिए ये परिवर्तन लाने वाले ये बल है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। बहिर्जात बल क्या है? अंतर्जात बल जो भूतल पर विभिन्न प्रकार की विषमताओं का सूत्रपात करते हैं, और बहिर्जात बल वो बल होता है कि जो इन अंतर्जात बल के माध्यम से विषमताएं होती हैं, उन विषमताओं को समतल करने का कार्य बहिर्जात बल करता है। बहिर्जात बल के अंतर्गत क्या है? बहिर्जात बल का तात्पर्य कि जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ, पठार का निर्माण हुआ, मैदान का निर्माण हुआ, अब इस पे समतल स्थापक बल क्या कार्य कर रहे हैं? मैंने पिछले टर्म में भी बताया था कि समतल स्थापक बल का कार्य क्या है? जैसे नदी है, भूमिगत जल है, आपका पवन के द्वारा कार्य है, हिमानी के द्वारा, परिहिमानी के द्वारा, ये सारी चीजें बहिर्जात बल के अंतर्गत आती हैं। जो अंतर्जात बल के माध्यम से विषमताएं जो भूतल पर दृष्टिगत है, उनको समतल करने का कार्य बहिर्जात बल करता है। अंतर्जात बल, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। इस बल से पृथ्वी में दो तरह के संचलन होते हैं, क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन। इनके द्वारा भूतल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अंतर्जात बलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की विषमताओं का सूत्रपात होता है। उसी के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान या जो भी आप भूतल पर विभिन्न ऊंचाइयों, निचाई, विभिन्न ऊंचे और नीचे भाग आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? उच्चावच बोलते हैं। यही उच्चावच जो है, ये क्षैतिज संचलन और लंबवत संचलन का परिणाम है। क्षैतिज और लंबवत संचलन का परिणाम ये उच्चावच है, जिसमें भूकंप एवं ज्वालामुखी भी अंतर्जात बल का ही की परिचायिका है। वैसे तो अंतर्जात बल जो कार्य करते हैं, ये हमारे भूगोल का जो भूगोल के अंतर्गत इसको हम नहीं रख सकते। इसका काम, क्योंकि ये भूगर्भ से संबंधित है, भूगर्भ से संबंधित होने की वजह से ये भूगोल का पार्ट नहीं है। ये भूगोल का पार्ट नहीं है कि हम पृथ्वी के अंदर की चीजें हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ें। ये भूगर्भ शास्त्र से रिलेटेड है, लेकिन हम भूगोल के अंतर्गत इसको क्यों पढ़ते हैं? भूगोल के अंतर्गत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भूगोल में आपका आगे आप जाएंगे जब, तो जियोमॉर्फोलॉजी या भौतिक विज्ञान का जो आपका पेपर है, उसमें क्या है कि हमारे आसपास जो भी दिख रहा है उसका अध्ययन भौतिक विज्ञान है, भूगोल का एक भाग है। तो जब तक हम भूगर्भ में नहीं जाएंगे, भूगर्भ में जाएंगे, भूगर्भ की हम का अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन के दौरान क्या पता चलता है कि जो भूतल पर जितने उच्चावच हैं, वो उच्चावच आंतरिक क्रियाओं का, प्रक्रियाओं का ही परिणाम है। इसलिए हमें भूगर्भ से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको समझना चाहिए भूगोल के अंतर्गत। अब आपका शैलो किस प्रकार से संचलन हुआ, कैसे समायोजन हुआ, एडजस्टमेंट किस प्रकार से हुआ, क्योंकि शैलो में क्या होता है, भूगर्भ में शैलो में संकुचन होता है, फैलाव होता है। ये संकुचन और फैलाव क्यों होता है? ताप के कारण। तापीय अंतर, जो तापीय अंतर भूगर्भ में है, क्योंकि भूगर्भ जो है क्रस्ट के नीचे क्या ये एक जैसे थोड़ी दिखती है, इसके अलग अलग लेयर्स हैं।
जो आपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जब आपने पढ़ा, तो उसमें ये सारी बातों की जानकारी आपको दी जा चुकी है। और इसी के अंतर्गत जो है शैलो में संकुचन और फैलाव तापीय अंतर के कारण होता है, फलस्वरूप उनमें एडजस्टमेंट और जैसे स्थानांतरण की, उसमें समायोजन भी कर लिया और उसमें स्थानांतरण भी हो गया। स्थानांतरण और समायोजन तापीय अंतर के कारण शैलो में होता रहता है। हो गया।